जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के आज इस अंक में हम बात करते हैं कोरोनिल के विषय में, आयुर्वेद के विषय में। और ये जो बार बार विवाद उठते हैं, अभी आपने मीडिया में देखा होगा कि 3-4 दिन पहले पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश के स्वास्थ्य मंत्री उसमें थे और दूसरे एक केंद्रीय मंत्री उसमें थे, और पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने पूरी मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने खुशखबरी दी कि भारत में हमारे पूर्वजों का जो प्राचीन ज्ञान था उसको 158 देशों में एक्सपोर्ट करने की अनुमति मिली है। 158 देशों में हमारी कोरोनिल, हमारी गिलोय, हमारी तुलसी को एक्सपोर्ट करने की अनुमति ली है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व और गौरव की बात है। तो इस गर्व और गौरव की बात में मैं आपको थोड़ा सा और पहले ले जाना चाहूंगा। जब ये घोषणा की तो घोषणा करने के बाद पूरे ये जो बुकलेट आप देख रहे हैं, जिसमें ये आयुर्वेद के आलोक में कैसे ये कोरोनिल काम करती है, कोरोना का ट्रीटमेंट करती है, उसके पूरे रिसर्च के एविडेंस, पूरे जितने भी इंटरनेशनल जर्नल में जितने भी रिसर्च पेपर छपे हैं, स्टडी छपी हैं, उन सब की सारी सब कंपाइल करके, ताकि किसी को कहने का मौका ना मिले, ये दोनों रिसर्च की बुक भी पूरे मीडिया को उपलब्ध करवाई गई। इसमें इस दवा को बनाने में क्या सिद्धांतों का सहारा लिया गया, किस प्रकार से इसका इन विवो और इन विट्रो ट्रायल किया गया, लैब के अंदर से लेकर सेल लाइन से लेकर एनिमल ट्रायल किस प्रकार से किया गया, उसके बाद आदमियों के ऊपर इसका कैसे ट्रायल किया गया, ट्रायल के रिजल्ट आने के बाद पूरी इस तरह से जो सरकारी बॉडीज हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, उनके साथ पूरी अनुमति लेने के बाद बिल्कुल वैध तरीके से जब इसको लॉन्च किया गया, इसके बारे में बताया गया, इस खुशखबरी को शेयर किया गया, तो अपने देश में एक संस्था है जिसका नाम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इस संस्था ने उस समय, अभी 3-4 दिनों से आप लगातार देख रहे होंगे कि मीडिया में हर जगह न्यूज चैनल के ऊपर आकर यह आवाज उठानी शुरू कर दी कि पतंजलि के दावे से आईएमए नाराज, स्वास्थ्य मंत्री माफी मांगे। अब देखने से क्या लगता है कि आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मतलब मैं भी 6 महीने पहले तक यही सोचता था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मतलब भारत के डॉक्टरों की ऐसी संस्था जिसकी जिम्मेदारी है देश के लोगों को स्वस्थ बनाना, देश के लोगों को के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, देश में बीमारियां ना बढ़ें, देश में मरीज ना बढ़ें, मरीज अपने आप को कैसे ठीक कर सके, ऐसी कोई संस्था होगी, जिम्मेदार लोगों की संस्था होगी, जिम्मेदार व्यक्तियों की संस्था होगी, ऐसा मानना था। इसने न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनाकर एक बड़ा सा लेटर लिखकर 10-11 सवाल स्वास्थ्य मंत्री से पूछते हुए इन्होंने ताबड़तोड़ फायर करना, आधा सच आधा झूठ मिलाकर, बिल्कुल सफेद झूठ बोलकर देश के लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। अब ये जो आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है क्या? मैंने जब रिसर्च करने की कोशिश की कि तो पता तो करें, क्योंकि पहले तो यही मानते थे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मतलब कोई देश की बहुत ऐसी कोई बड़ी वैध ऑथराइज ऐसी गवर्नमेंट बॉडी, ऐसी कोई संस्था है जो बहुत जिम्मेदार है, जिसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जो बहुत बड़े हॉस्पिटल चलाती होगी, जिसके डॉक्टर गरीबों की निःशुल्क सेवा करते होंगे, जिसके पास देश में 20 साल का, 40 साल का, 50 साल का आगे कोई रोड मैप होगा, कोई ब्लूप्रिंट होगा कि देश के अंदर हम बीमारियों से लोगों को कैसे बचाएं, देश के 6,38,365 गांवों में आरोग्य कैसे दें, स्वास्थ्य कैसे दें, देश के गरीब लोगों को हेल्थ कैसे मिले, देश में कोरोना जैसी महामारी आए तो हम देश के लोगों को कैसे बचाएं, ऐसी कोई योजना बनाने वाली ये कोई बड़ी संस्था होगी। मैं भी यही सोचता था, और आप जो देख रहे हैं उनमें से भी बहुत से लोगों का यही मानना होगा। तो जब रिसर्च की तो ये पाया कि यह संस्था कोई गवर्नमेंट की कोई ऑथराइज बॉडी नहीं है। यह संस्था 1928 में कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर बनाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जो डॉक्टर आज ये दावा करती है कि इससे 3 लाख डॉक्टर जुड़े हुए हैं, तो बहुत से डॉक्टरों के तो केवल नाम लिखवा लिए जाते हैं, फॉर्म भरवा लिए जाते हैं। बहुत से जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो कहने को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य माना जाता है, उन्होंने कभी फॉर्म भरे हैं या साइन किए हैं, उनसे जब हम पूछते हैं कि आपका जुड़ाव कैसे है, तो वो कहते हैं जी किसी एक बार जबरदस्ती किसी ने फॉर्म भरवा लिया था, एक बार हम जुड़ गए थे, लेकिन हम कभी इसकी मीटिंग में गए नहीं, और ये क्या करती है हमें नहीं पता। ऐसे 2-3 डॉक्टर से मैंने पूछने की कोशिश की कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बारे में बताओ, तो उनसे कुछ जानकारी नहीं मिली। बाद में और रिसर्च की तो यह पता लगा कि ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है,
ये लोगों का एक समूह है, एक व्यवसाय करने वाले जिनका चिकित्सा का व्यवसाय है, जो खुद एलोपैथी के डॉक्टर हैं। ऐसे कुछ डॉक्टरों ने 1928 में मिलकर सोचा, 10-20 लोगों ने, कि हम अपना एक समूह बना लेते हैं, यूनियन बना लेते हैं, एक यूनिट बना लेते हैं, एक संघ या संगठन बना लेते हैं। तो उन्होंने इसका नाम रख दिया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। फिर उन्होंने इसके स्टेट के अलग अलग कुछ लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, हर जिले से कुछ 2, 4, 5 लोगों को जोड़ना, 10-20 लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, और अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि हम तो बहुत बड़े संगठन है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरे देश के डॉक्टरों का, एलोपैथी के डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे करके इन्होंने ये संघ या संगठन या एसोसिएशन, तो ऐसे इन्होंने ये संगठन बनाया। अब ये जो संघ और संगठन है, इसकी ये संघ और संगठन कोई भी बना सकता है। एक व्यवसाय के ऊपर आधारित संगठन है। जैसे हमारे देश में जैसे डॉक्टर हैं, ऐसे ही वकील कोई संगठन बना सकते हैं, ऐसे ही कर्मचारी कोई संगठन बना सकते हैं, अधिकारी कोई संगठन बना सकते हैं, सीए कोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई संगठन बना सकते हैं, ऐसे ही कोई और जो काम करते हैं वो कोई संगठन बना सकते हैं। तो ये जो संगठन व्यवसाय के आधार पर है, ये ऐसे ही संगठन है कि जैसे आपके और मेरे जिले में, मान लीजिए कि सहारनपुर में कुछ लोग बकरा काटने का काम करते हैं, कसाई हैं, तो वो कसाई मिलकर अपना इंडियन कसाई एसोसिएशन बना सकते हैं। जैसे ड्राइवर हैं, तो किसी देश के या किसी हिस्से के ड्राइवर मिलकर इंडियन ड्राइवर्स एसोसिएशन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। कोई शराब की फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं, तो वो इंडियन लिकर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन बना सकते हैं। कोई कीटनाशक बेचने वाले लोग हैं, तो वो अपना एसोसिएशन बना सकते हैं। मतलब कोई भी व्यवसाय जो अच्छा हो, बुरा हो, वो लोग मिलकर अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं। तो ये एसोसिएशन जो सेम उद्देश्य के लिए, सेम काज के लिए कोई संगठन बनाते हैं, तो उसको एसोसिएशन कहते हैं। तो ऐसे ही एक सेम व्यवसाय करने वाले, एक जैसे व्यवसाय करने वाले लोगों का ये संगठन है, ये समूह है। ये कोई गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, कोई ऑथराइज्ड बॉडी नहीं है। तो मैंने पता करने की कोशिश की कि इसने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, तो ये करती क्या है। एसोसिएशन से जुड़े हुए बहुत से अच्छे लोग हो सकते हैं। उन सारे अच्छे लोगों का, हम अच्छे चिकित्सकों का जो मरीजों की जान बचाते हैं, उनको हम भगवान मानते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये उन लोगों की बातचीत कर रहे हैं जो चिकित्सा को सेवा ना मानते हुए व्यवसाय मानते हैं, और व्यवसाय मानते हुए भी उस व्यवसाय में कोई नैतिक लीगल मर्यादाएं नहीं मानते। आज हम उन चिकित्सकों की बात कर रहे हैं। तो जो अच्छे चिकित्सक देख रहे हैं, चिकित्सा के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनका हम हृदय से पूरा सम्मान करते हैं। और हर पैथी मनुष्य का जीवन बचाने के लिए है, मनुष्य के लिए लाभकारी है। इमरजेंसी में एलोपैथी भी काम आती है, एलोपैथी का भी हमारे जीवन में एक बड़ा महत्व है, उसका पूरा सम्मान करते हैं। अच्छे ईमानदार चिकित्सकों का, समर्पित चिकित्सकों का सम्मान करते हैं। लेकिन आज का एपिसोड ऐसे चिकित्सकों के लिए है जो देश, धर्म, संस्कृति, मर्यादा, गरीब मरीजों के हित का ध्यान नहीं रखते। उनको एक्सपोज करने का आज का ये सत्र है। तो जो ईमानदार, समर्पित, मेहनती, लगनशील और सेवाभावी चिकित्सक हैं, वो इसको अपने ऊपर ना लें। ये बेईमान और कमीशन खाने वाले चिकित्सकों की हम बात कर रहे हैं। अब ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बनाते हुए कोरोनिल के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दी। अब सवाल में ये कोई प्रामाणिक और वैज्ञानिक बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं WHO ने परमिशन नहीं दी। अब कोई इनको बताए कि WHO कभी परमिशन देता नहीं है। WHO तो प्रोटोकॉल तय करता है, प्रोसीजर तय करता है। परमिशन देने का काम सरकार की जो अधिकृत एजेंसी है वो देती है। तो उस अधिकृत एजेंसी ने कोरोनिल को परमिशन दी है, WHO की गाइडलाइन के ऊपर दी है, WHO के प्रोसीजर और प्रोटोकॉल के अनुसार दी है। और 158 देशों में ये कोरोनिल हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 158 देशों में जब ये कोरोनिल हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो 158 देशों से जो विदेशी मुद्रा है वो अपने देश में आएगी। अपने देश में अभी वर्तमान में भारत की हम बात करें तो भारत के 130 करोड़ लोगों में से 60-70 करोड़ लोग तो इतने गरीब हैं कि वो अपने स्वास्थ्य के ऊपर हजारों रुपए प्रति माह खर्च नहीं कर सकते। आज भी किसी के घर में कोई बीमारी होती है और व्यक्ति को यदि 10 दिन भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो 70% मरीज ऐसे हैं जो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। तो हॉस्पिटल में बाहर आने के बाद उनके घर में जो कुछ जेवर होते हैं वो बिक जाते हैं, बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, उनका घर बिक जाता है, या उनकी जमीन बिक जाती है, उनके पास कोई पशु है तो वो पशु बिक जाता है। तो भारत में अभी
60-70% लोग या तो अंग्रेजी इलाज ले नहीं पाते, और जो अंग्रेजी इलाज लेते हैं वो लुट जाते हैं। गरीब हैं तो और गरीब हो जाते हैं, और जो गरीबी की रेखा के नीचे नहीं है, ऐसे लाखों लोग गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि वो महंगा एलोपैथी का इलाज लेते हैं। तो भारत की प्रकृति की बात करें तो भारत में 80% लोग गांव में रहते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो दूर दराज के गांवों में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं मिलता। तो भारत की प्रकृति के अनुरूप कौन सी पैथी है, कौन सी चीज है जो भारत के हर घर में, उत्तराखंड के अंतिम गांव के घर में भी जो चीजें मिलती हैं, जो उसको आसपास चीजें मिलती हैं, उससे वो इलाज कर सके और खुद अपना डॉक्टर बन सके। ऐसी कोई यदि पैथी है तो वो केवल आयुर्वेद की पैथी है। और आयुर्वेद की इस पैथी की ताकत इतनी है कि अब पूरी दुनिया ने आयुर्वेद की इस ताकत को, आयुर्वेद के इस विज्ञान को मान लिया है। मैंने पिछले कई एपिसोड में बताया है कि हम यदि अकेले गिलोय की बात करें तो गिलोय के ऊपर हजारों रिसर्च पेपर हमें गूगल स्कॉलर के ऊपर मिलते हैं। अश्वगंधा की बात करें, तुलसी की बात करें तो इनके ऊपर, अदरक की बात करें, अजवाइन की बात करें, सौंफ की बात करें, नीम की बात करें, हल्दी की बात करें तो इनके ऊपर सैकड़ों की संख्या में रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, एनिमल ट्रायल हो चुके हैं। इनके ऊपर विदेशी लोगों ने, विदेशी कंपनियों ने पेटेंट करवा लिया है, क्योंकि ये जो आयुर्वेद में औषधियां काम आती हैं ये सुपर साइंस की तरह काम करती हैं। मैं आईएमए के ऊपर फिर आ रहा हूं। आईएमए ने, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जब जून जुलाई में पतंजलि ने कोरोनिल लॉन्च की, तो कोरोनिल को लॉन्च करते ही आईएमए ने इसके ऊपर सवाल उठाने शुरू की थी। आपने अमेरिका में कोई ऐसा डॉक्टर देखे हैं जिन्होंने अमेरिका की वैक्सीन के ऊपर सवाल उठाए हों इतने बड़े स्तर पर? अमेरिका में, यूरोप में यदि कोई दवाई बनती है तो वहां के लोग उसके ऊपर सवाल नहीं उठाते, लेकिन अपने देश में यदि आयुर्वेद के आधार पर कोई दवा बन रही और वो कितने भी वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ बनाई गई हो, तो अपने देश में एक लॉबी ऐसी है जो ये चाहती है कि इस देश में, इस देश के स्वाभिमान की, स्वदेशी की, इस देश के गौरव की कोई बात नहीं हो। वो सदा इस देश के गौरव को धूमिल करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कोरोना की वैक्सीन जब अमेरिका नहीं बना पाया, दवा वो नहीं खोज पाया, तो आयुर्वेद ने कैसे खोज ली, और आयुर्वेद में भी पतंजलि ने कैसे खोज ली, और पतंजलि में भी भगवा पहनने वाले पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने कैसे खोज ली। ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा अगर ऐसा हो गया। तो जून जुलाई में जब कोरोनिल लॉन्च की गई थी, तो उस समय जब लॉन्च की थी तो लॉन्च करते हुए भी आपने देखा होगा कि पूरा शोर पूरे मीडिया में मचा, और उस शोर में यह आवाज उठाई गई कि ये कोरोनिल तो फ्रॉड है, कोई ट्रायल नहीं हुआ। फिर जिस संस्थान के साथ किया था उस संस्थान के ऊपर आरोप लगाए गए। मतलब हर चीज को उधेड़ कर, उसके अंदर छिद्रान्वेषण करके, उसकी जानबूझकर कमियां निकाली गई, और कमियां निकालकर उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की देश के लोगों के सामने कि ये कोरोनिल ले लोगे तो आपकी तो तबीयत खराब हो जाएगी, ये दवाई तो अच्छी नहीं है, ये तो अप्रूव्ड दवाई नहीं है, इसमें तो कोई जांच नहीं हुई, इसका तो कोई ट्रायल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम बहुत गौरव के साथ कहते हैं कि देश के करोड़ों लोगों ने कोरोनिल के ऊपर विश्वास किया, और सारे दुष्प्रचार को एक साइड रखते हुए देश में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने सीधे सीधे कोरोनिल किट ली, और उनके परिवार में 4-4, 5-5 व्यक्तियों ने कोरोनिल का सेवन किया। तो 8 से 10 करोड़ लोगों ने तो सीधे सीधे कोरोनिल का सेवन किया। और जिन लोगों को कोरोनिल उपलब्ध नहीं हो पाई, क्योंकि सबको तो पतंजलि बनाकर नहीं दे सकता था, तो केवल 500 रुपए में यह पूरे परिवार का इलाज इस कोरोनिल की किट से हुआ। लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया, केवल बहुत न्यूनतम मूल्य के ऊपर। और जिन लोगों तक कोरोनिल नहीं पहुंची या जो कोरोनिल नहीं ले सकते थे, उनको पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने आस्था टीवी पर, इंडिया टीवी पर, वैदिक चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया में, सब जगह लोगों को बताया कि आपके घर के आसपास कहीं गिलोय है, उसमें थोड़ा तुलसी डाल लीजिए, अश्वगंधा डाल लीजिए। आपके पास अणु तेल नहीं है तो अणु तेल घर पर बना लीजिए। घर पर बनाने का फार्मूला बताया। और अणु तेल घर पर नहीं बना सकते तो नारियल का, सरसों का, तिल का, आपको जो तेल मिले उस तेल को या गाय के शुद्ध घी को नाक में डाल लीजिए। नाक में डाल लेंगे, नस्य का काम करेगा, तो वो जीवाणुओं और विषाणुओं को रोकने का काम करेगा। अब ये समय कौन सा है? ये समय है अप्रैल, मई, जून, जुलाई का। उस समय तक वैक्सीन नाम की कोई चीज थी नहीं, और सबको यह लगता था कि पता नहीं वैक्सीन कब बनेगी, वैक्सीन बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। तो उस समय जब पतंजलि ने नाक में तेल डालने की बात की तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि नाक में तेल डालने से क्या होगा,
नाक में तेल डालने से कोई वायरस मर जाएगा क्या? आज जो वैक्सीन बनी हुई है, मैं टिप्पणी नहीं करता कि वो कितनी अच्छी है, कितनी इफेक्टिव है, उसकी एफिकेसी क्या है, लेकिन मैं बात करता हूं कि उस वैक्सीन में, अभी वैक्सीन इंजेक्शन से दे रहे हैं, तो अभी वैक्सीन के बारे में रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं कि हम ऐसी वैक्सीन बना रहे हैं जो नाक से दी जा सकेगी, मतलब नेजल ड्रॉप से जो दी जाएगी वो वैक्सीन हमारे ब्लड के अंदर जाएगी। मतलब आधुनिक एलोपैथी की वैक्सीन तो नाक से दी जा सकती है, और आयुर्वेद की ये जो अणु तेल का फार्मूला है ना, इसमें लगभग 35 प्रकार की चीजें मिलाई जाती हैं। ये अणु तेल कोई सामान्य तेल नहीं है, इसमें 30-35 प्रकार की जड़ी बूटियां डाली गई हैं, हर जड़ी बूटी का अलग अलग प्रभाव होता है, और ये अणु तेल पूज्य स्वामी जी महाराज ने तो उपलब्ध करवाया है। ये महर्षि चरक का फार्मूला है। चरक संहिता को आज भी हम खोलें तो इस अणु तेल को बनाने का फार्मूला लिखा हुआ है, और जब हम दिनचर्या का चैप्टर खोलते हैं चरक संहिता में तो उसमें विस्तार पूर्वक ये बताया गया है कि हर व्यक्ति को सुबह शाम नस्य जरूर लेना चाहिए, और नस्य किससे लें? सबसे अच्छा तेल अणु तेल बताया गया है। यदि अणु तेल का नस्य लेते हैं तो हमारी नाक के अंदर हमारा माइग्रेन पेन, ये कोई बीमारी हमें हो नहीं सकती। लेकिन हम दिक्कत क्या है कि हमें नस्य किसी ने समझाया नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो ये महर्षि चरक का फार्मूला है। इस फार्मूले के ऊपर पतंजलि ने नाक में तेल डालने के लिए तेल दिया। ये कोरोनिल ली। इस कोरोनिल में क्या है? गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा है। गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा के ऊपर हजारों रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। हजारों लोगों ने मान लिया कि इम्यूनिटी बढ़ानी है तो गिलोय बेस्ट है। गिलोय, जिसको संस्कृत में अमृता कहा जाते हैं, वाकई उसमें अमृत जैसे गुण हैं। अकेली गिलोय के ऊपर 1600-1700 रिसर्च पेपर हैं। गिलोय के ऊपर मैं पहले भी 1-2 बार वीडियो बना चुका हूं। पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी लगातार प्रचार करते हैं, और पूज्य स्वामी जी महाराज तो 20 साल से 25 साल से प्रचार कर रहे हैं। जब आप और हम गिलोय को जानते नहीं थे, गिलोय के बारे में प्रयोग नहीं करते थे, तो पुराने से पुराने रोग गिलोय से ठीक होते हैं। त्रिदोष को ठीक करने का काम ये गिलोय करती है। तो गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा से ये कोरोनिल बनाई। और कोरोनिल ऐसे ही नहीं बनाई कि इतनी गिलोय डाल दो, इतनी तुलसी डाल दो, रिसर्च बेस्ड बनाई। पहले लैब में रिसर्च की कि इतनी गिलोय, इतनी अश्वगंधा, इतनी ये चीज बनाई जाएगी तो सॉफ्टवेयर के आधार के ऊपर उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर सेल लाइन ट्रायल किया गया, उसके बाद एनिमल ट्रायल किया गया, और ऐसे ही ये दिव्य स्वासारी, ये भी आयुर्वेद का बहुत अद्भुत फार्मूला है। इस फार्मूलेशन में भी 20-25 प्रकार की भस्मों से लेकर जड़ी बूटियां पड़ती हैं। इस दिव्य स्वासारी का भी उस समय जून जुलाई में लॉन्च करने से पहले पतंजलि ने इसके ऊपर रिसर्च की, और रिसर्च करके यह पाया कि 4 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को कुछ नहीं दिया गया, एक ग्रुप को प्लेसिबो दिया गया, मतलब दिखावे की दवाई दी गई, और एक ग्रुप को ये दिव्य स्वासारी दी गई, और एक ग्रुप को एक जो एलोपैथी की दवाई जो डेक्सा के नाम से आती है, उस सांस की नलियों को खोलने वाली दवा दी गई। और ये दवा देने के बाद जब ये देखा गया तो जो डेक्सा एलोपैथी की दवाई है उससे भी ज्यादा इफेक्ट करने का, श्वास की नलियों को खोलने का, बलगम को जमा होने से रोकने का काम, इफेक्टिव काम इस दिव्य स्वासारी ने किया था, स्वासारी वटी ने किया था। और ये सारी रिसर्च पेपर इसमें पब्लिश है। इसमें एक एक जो रिसर्च है उसकी फोटो के साथ पब्लिश है पूरा। ये जो आप देखेंगे तो एक एक क्रॉस सेक्शन के साथ जो एनिमल ट्रायल हुआ उसकी फोटो के साथ पूरी डिटेल में पब्लिश है। और ये जो पब्लिश हुई है ये किसी ऐसे ही पब्लिश नहीं हुई कि किसी ने भी छाप दी। जो इंटरनेशनल लेवल के जो अच्छे स्कोरिंग वाले आप में से जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनके लिए, जिनका 4.4 के आसपास स्कोरिंग है, ऐसे रिसर्च साइंटिफिक जर्नल के अंदर ये रिसर्च पब्लिश की गई। तो ये जब जून जुलाई में दी गई तो उस समय भी लोगों ने विरोध किया, लेकिन देश के लोगों का आयुर्वेद के प्रति भरोसा देखिए कि 500 रुपए की बाबा जी ने दवाई बनाई है तो हम ये गिलोय दवाई जरूर लेंगे। उन्होंने गिलोय का सेवन किया, दवाई का सेवन किया, और आपने देखा कि करोड़ों लोगों ने, काढ़ा तो लगभग 70-80 करोड़ लोगों ने, 100 करोड़ लोगों ने, लगभग हर व्यक्ति ने हर घर में काढ़ा पिया, और ये कोरोनिल भी लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों ने सेवन की। तो और आपने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल बार बार देता हूं, पिछले मार्च के महीने की बात है, समाचार पत्र में एक खबर छपी कि यूएस की सीनेट में, वहां की संसद में, यूएसए के, अमेरिका के जो यहां पर जो उनकी जो एम्बेसी है, उस एम्बेसी ने एक रिपोर्ट सबमिट की। उस समय कोरोना फैलने लगा था, और कोरोना फैलने लगा था तो हर देश में कोरोना को लेकर चिंता थी। तो अमेरिका खुद की चिंता तो करता ही करता है, लेकिन क्योंकि वो पूरे देश का इंटरनेशनल दादा है तो इसलिए वो दूसरों की भी चिंता करता है। तो उस यूएसए
कि संसद में भारत के बारे में एक रिपोर्ट पेश की गई कि भारत में 125 करोड़ की आबादी है और भारत में यदि ये कोरोना फैल गया तो उस समय ये था कि पता नहीं कितना फैलेगा, कुछ कंट्रोल हो जाएगा। तो उस समय ये रिपोर्ट में लिखा गया कि यदि भारत में कोरोना फैल गया तो भारत में कोरोना ब्रस्ट होगा, मतलब भारत में एक पेशेंट भी आया तो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होगा। और क्योंकि भारत में डॉक्टर भी नहीं है, बेड भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, तो लोगों को ना तो वेंटिलेटर मिलने वाला, ना ऑक्सीजन मिलने वाली, ना समय पर ट्रीटमेंट मिलने वाले। तो यूएस में रिपोर्ट पेश की गई कि लाशों के ढेर लगेंगे। अब कोरोना काल बीत चुका है, पिछले मार्च से लेकर इस फरवरी तक आपने पूरे देशों के डाटा देखे, यूएस के अंदर जो अपने आप को स्वास्थ्य का ठेकेदार मानता है, भारत के हेल्थ का बजट 2-2.25 लाख करोड़ रुपए है, यूएस के हेल्थ का बजट 80 लाख करोड़ रुपए है। भारत में यदि एक आदमी के ऊपर 1 रुपया खर्च किया जाता है तो यूएस के अंदर 320 रुपए खर्च किए जाते हैं, मतलब 300 गुना ज्यादा खर्च किया जाता है। तो भी यदि हम बात करें तो यूएसए के अंदर कोरोना ऐसा ब्रस्ट हुआ था कि यूएसए के अंदर लाशों के ढेर लगे, न्यूयॉर्क की सड़कों पर, हॉस्पिटल के अंदर, और लोगों को आइसक्रीम ढोने वाले ट्रक के अंदर लोड करना पड़ा था। भारत के अंदर कोई वैक्सीन नहीं आई, कोई हॉस्पिटल बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी आप यदि दूसरे देशों से कंपेयर करें तो कमजोर हेल्थ सिस्टम के बाद, कम डॉक्टरों के बाद, कम एजुकेशन के बाद, कम स्वच्छता के बाद, कम जागरूकता के बाद भी देश के अंदर जो डेथ रेट रही वो अमेरिका से बहुत कम रही, यूके से बहुत कम रही, विदेशों से बहुत कम रही। तो इसका श्रेय यदि कोई जाता है तो वो केवल और केवल आयुर्वेद को जाता है। लोगों ने, देश के हर व्यक्ति ने पूरा आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है तो भी गिलोय का, अदरक का, काली मिर्च का काढ़ा बनाकर पिया, और उसी आयुर्वेद के ज्ञान ने, उसी काढ़े ने उसकी जान बचाई। यूएसए में हॉस्पिटल ज्यादा, डॉक्टर ज्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, वेंटिलेटर बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन के सिलेंडर बहुत ज्यादा, लेकिन वहां पर डेथ ज्यादा हुई और भारत में कम हुई। तो इसका श्रेय आयुर्वेद को जाता है, इसका श्रेय पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे आयुर्वेद और योग सिखाने वाले ऋषियों को जाता है। तो ये आयुर्वेद की बड़ी ताकत और बड़ी जीत है। अब आईएमए क्या करता है? अब आईएमए की हम बात करें तो आईएमए सवाल उठाता है, पिछले 6-7 महीने पहले भी सवाल उठाए, लेकिन पूरे देश में ये कोरोनिल बिकती रही, पूरे देश में कोरोनिल उपलब्ध करवाई गई, कहीं कोई बैन नहीं लगाया गया, कहीं कोई रोक नहीं लगाई गई। तो आईएमए अभी सवाल उठाता है कि देश के हेल्थ मिनिस्टर को एक कंपनी के उत्पाद के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर आयुर्वेद के प्रमोशन के लिए आए थे और यह देश की रेपुटेशन की बात थी कि 158 देशों में यह लॉन्च की जाएगी। पुतिन, रूस जब वैक्सीन बनाता है तो पुतिन सबसे पहले लगवाता है और दूसरे देशों को बेचने की बात करता है। यूएस की बात करें तो यूएस की जो कंपनी कोई वैक्सीन बनाती है तो यूएस की संसद, यूएस का प्रेसिडेंट उस देश की कंपनी की वैक्सीन को बेचने के लिए, दवाई को बेचने के लिए दूसरे देश के लोगों से बात करता है, उनको कन्विंस करता है। 2009 में स्वाइन फ्लू फैला था। जब स्वाइन फ्लू फैला था तो मैं स्वाइन फ्लू के समय का यदि मैं डाटा बताऊं तो स्वाइन फ्लू के समय जो फार्मा लॉबी है, उस फार्मा लॉबी ने डब्ल्यूएचओ के माध्यम से दबाव देकर दुनिया भर के देशों को, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसी 18 बिलियन डॉलर की, मतलब लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की स्वाइन फ्लू की वैक्सीन बेची थी, जबरदस्ती बेची थी। क्यों? क्योंकि उनके देश को फायदा होने वाला था, जो यूएस की कंपनी थी, जो यूरोप की कंपनी थी। तो अपने देश में स्वास्थ्य मंत्री आए तो आईएमए ने इसके ऊपर भी सवाल उठाए। अब आईएमए की हकीकत की हम बात करें तो आईएमए जो डॉक्टर का संगठन है, क्या ऐसी संस्था को आयुर्वेद के ऊपर या योग के ऊपर या पतंजलि के ऊपर या देश के अंदर संवैधानिक तरीके से चुने हुए हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर सवाल उठाने का हक है? तो आईएमए ये करने का काम कर रही है। कल फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।